भारतीय संविधान, क्या ये हमारी अपनी सोच का नतीजा है, एक मौलिक रचना, या फिर दुनिया भर से उधार लिए गए विचारों का एक दस्तावेज? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा शुरू होता है उस एक आलोचना से जो हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा की जाती है। और ये सवाल कोई आज का नहीं है, बल्कि ये तो तब से पूछा जा रहा है जब संविधान बन ही रहा था। और ईमानदारी से कहूं तो पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता भी है कि हाँ, शायद इसमें कुछ सच्चाई तो है। आप देखिए, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब इसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि अरे, ये तो दुनिया भर के संविधानों से अच्छी अच्छी चीजें उठाकर बस एक जगह रख दी गई हैं। तभी तो इसे उधार का थैला या पैचवर्क कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारे संविधान निर्माता कहते थे कि हाँ, हमने ढांचा जरूर देखा, लेकिन आत्मा तो हमारी अपनी थी। मतलब उन्होंने दुनिया के बेहतरीन विचारों को स्टडी किया, उन पर महीनों तक बहस की और फिर उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से बदला। तो ये महज कॉपी पेस्ट नहीं था, ये था एक इंटेलिजेंट एडैप्टेशन। तो ये जो एडैप्टेशन था, इसके पीछे सोच क्या थी? इसे समझने के लिए हमें उस फिलॉसफी को समझना होगा जिसने संविधान निर्माताओं को गाइड किया। और वो फिलॉसफी है संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखिए, संविधानवाद का मतलब सिर्फ एक संविधान की किताब होना नहीं है। इसका असली मतलब है सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाना। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि सरकार अनलिमिटेड पावर नहीं रख सकती, उसे भी कानून के दायरे में रहना होगा। ऐसा क्यों? ताकि कोई तानाशाही ना आ सके। हमारे निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट। उन्हें एक ऐसी सरकार बनानी थी जो इतनी मजबूत हो कि भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ रख सके, सोशल रिफॉर्म्स ला सके, लेकिन इतनी भी मजबूत ना हो जाए कि वो लोगों की आज़ादी ही छीन ले। और ये मुश्किल काम जिस संस्था ने किया, यानी हमारी संविधान सभा, वो खुद भी आलोचनाओं से परे नहीं थी। उस पर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए थे। क्या क्या आलोचनाएं थी? पहली, कि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। दूसरी, कि इसमें कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था। और तीसरी, कि ये तो वकीलों का स्वर्ग थी, मतलब इसमें कानूनी एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश का भविष्य एक ऐसे ग्रुप ने तय किया जो पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था? इसका जवाब भी दिया जाता है। कहा जाता है कि हाँ, भले ही डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन सभा में हर तबके और विचार के लोग थे। और जो कांग्रेस की बात है, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी खुद ही एक छोटे भारत जैसी थी, जिसमें समाजवादी से लेकर राष्ट्रवादी तक हर तरह की आवाजें शामिल थीं। इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो इसे माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया तक कहा है। और इसी सभा से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वो मशहूर चेतावनी भी आई थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम एक विरोधाभास भरी जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में तो सबको बराबरी मिल जाएगी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में ये असमानता बनी रहेगी। उनका मानना था कि संविधान को इस खाई को भरने का एक टूल बनना होगा। तो संविधान को समाज बदलने का एक टूल बनना था, और एक टूल ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदल सके। यहीं पर एक और बड़ी बहस शुरू होती है। क्या हमारा संविधान बहुत ज्यादा रिजिड है, जिसे बदलना मुश्किल है, या फिर ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे कोई भी आसानी से बदल सकता है? जरा ये नंबर देखिए, 106। 75 सालों में 100 से ज्यादा बार संशोधन। सुनने में तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर क्या सच में ऐसा है? ये होता कैसे है? असल में हमारे निर्माताओं ने यहां भी एक कमाल का बैलेंस बनाया है। संविधान में बदलाव करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। कुछ छोटे मोटे बदलाव, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना, ये तो पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जैसे जरूरी हिस्सों को बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं, उनके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी चाहिए। यही वो सिस्टम है जो इसे रिजिड और फ्लेक्सिबल का एक अनोखा मिक्स बनाता है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच दशकों तक एक तरह की खींचतान चली। पहले कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट सब कुछ बदल सकती है, फिर कहा कि फंडामेंटल राइट्स को हाथ भी नहीं लगा सकती, और फिर 1973 में आया वो ऐतिहासिक फैसला, केशवानंदा भारती केस।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, ये सब मूल ढांचा हैं और इन्हें कोई नहीं छू सकता। इसने एक तरह से संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। तो 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। कैसा रहा है ये सफर? इस संवैधानिक एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? चलिए कुछ उपलब्धियों और चुनौतियों पर नजर डालते हैं। उपलब्धियां तो वाकई शानदार हैं। हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है। वोटर्स की संख्या 17 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ के पार पहुंच गई। आर्टिकल 17 से छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म किया गया और दुनिया के सबसे डाइवर्स देश को एक बनाए रखा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने समय समय पर हमारे अधिकारों जैसे प्राइवेसी के अधिकार का दायरा और भी बढ़ाया है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। इन सफलताओं के बावजूद आज हमारे संविधान के सामने कुछ बहुत बड़ी और गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। 5 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले हैं हमारे न्याय व्यवस्था में। ये देरी समय पर न्याय के वादे को कमजोर करती है। और ये आंकड़ा देखिए, 43%। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इतने प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब कानून बनाने वाले ही कानून के कटघरे में खड़े हों तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आगे का रास्ता क्या है? राजनीति में पैसे और अपराध के असर को कम करना होगा। न्यायपालिका में सुधार लाने होंगे ताकि फैसले जल्दी हों। केंद्र और राज्यों के बीच के तनाव को सुलझाना होगा और आज के डिजिटल युग में प्राइवेसी और फ्री स्पीच जैसे अधिकारों को भी सुरक्षित करना होगा। मतलब साफ है, संविधान कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। तो सवाल यही है, 75 साल पुराना ये दस्तावेज जिसे एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए बनाया गया था, क्या ये आने वाले 75 सालों की चुनौतियों के लिए तैयार है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम और आने वाली पीढ़ियां इसके मूल सिद्धांतों को कितना जिंदा रख पाते हैं।